वेलकम टू आवर चैनल वी मेक जीनियस। साइंस के ही श्रृंखला में आज हम फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं जो आपके किसी भी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को आप कहीं से भी किसी भी तरह से किसी भी जगह से आप स्किप ना करें, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। वीडियो का जो सबसे हमारा पहला प्रश्न है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह प्रश्न है हमारा माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो हमारा माइक्रोफोन होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका जवाब हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। माइक्रोफोन हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर हमारा माइक्रोफोन कार्य करता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें किस तरह से होती हैं, मतलब उसे देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता है, इस संदर्भ में ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा जो प्रश्न है कि कैथोड किरणें कैसी होती हैं, तो ये होती हैं अदृश्य किरणें होती हैं। अदृश्य किरणें, ठीक है। कैथोड किरणें किस तरह की किरणें होती हैं, इन्हें देखा नहीं जा सकता है, यह अदृश्य किरणें होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि कैथोड किरणों का वेग, ठीक है। ये कैथोड किरणों से ही रिलेटेड हमारा यह प्रश्न है कि कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है। अब प्रश्न को एक बार फिर से आपको दोहरा के बता दें कि कैथोड किरणों का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है, तो इसका जवाब है हमारा 1/10 गुना, ठीक है। 1/10 गुणा, ठीक है। कैथोड किरणें प्रकाश के वेग का कितना गुना होती है, तो इसका जवाब है हमारा 1/10। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, किस वजह से हो जाती है, क्योंकि जब ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई अधिक होने पर, ऊंचाई ज्यादा होने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि फाउंटेन पेन को अगर हम लेके हवाई जहाज की यात्रा करें तो फाउंटेन पेन की स्याही अपने आप ही बाहर निकल जाती है। तो वह किस वजह से निकल जाती है, अत्यधिक ऊंचाई होने पर वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है वह कम हो जाता है, इसकी वजह से उसमें से स्याही अपने आप बाहर निकल जाती है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको कई बार इसके बारे में बताया भी जा चुका है कि एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, तो इसका जवाब हमारा 10⁵ पास्कल, ठीक है। एक बार हम फिर से आपको दोहरा के बता दें कि एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, तो एक बार हमारा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बर्फ के 2 टुकड़े, ठीक है। प्रश्न को सबसे पहले समझिए कि बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। अगर बर्फ का 2 टुकड़ा लें, अगर उसको हम आपस में एक दूसरे से सटा के थोड़ा सा उस पर दबाव दें तो हम एक चीज देखते हैं कि बर्फ एक दूसरे में चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण होता है, ठीक है। अब प्रश्न को आप एक थोड़ा दिमाग लगा के थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें कि अगर 2 बर्फ के टुकड़े अगर हम आपस में एक दूसरे से चिपकाएं तो वह क्यों चिपक जाता है। इसका जो जवाब है हमारा दाब अधिक होने से उसका गलनांक घट जाता है, ठीक है। दाब अधिक होने से होने पे गलनांक घट जाता है, घट जाता है, ठीक है। दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। जैसे 2 बर्फ का टुकड़ा अगर हम आपस में एक दूसरे से सटाएं, उस पर थोड़ा सा दबाव दें तो दाब अत्यधिक होने पर जो गलनांक की जो गलने की प्रक्रिया है वह घट जाता है, इसलिए वह बर्फ एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, ठीक है। प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है, तो उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वह घट जाता है, घट जाता है, ठीक है। इस प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको दोहरा के बता दें। प्रश्न को आप समझने का प्रयास करें। प्रश्न पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है, ठीक है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, वह सदैव घट जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है कि मतलब बैगनी रंग का अपवर्तनांक अत्यधिक होता है कि कम होता है या सामान्य होता है, ठीक है। तो जो बैगनी रंग होता है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, वह सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे
अधिक होता है। ठीक है, हम एक बार फिर से इसको रिपीट कर दें। बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है, जो सफेद प्रकाश होता है जिसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं, वह किन रंगों का मिश्रण होता है? यह हमारा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जो होता है वह हमारा 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश हमारा 7 रंगों का मिश्रण होता है। प्रश्न हमारा है श्वेत प्रकाश मिश्रण होता है कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो वह 7 रंगों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि किसी वस्तु का भार निर्वात में होता है। प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए कि सामान्यतः देखिए 2 तरह की स्थितियां होती हैं, एक होता है सामान्य स्थिति और दूसरी होती है निर्वात। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार निर्वात में होता है तो वह होता है अधिकतम। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु का भार निर्वात में क्या होता है, वह अधिकतम होता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है। जो हमारा पृष्ठ तनाव होता है इसका मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हमारा न्यूटन प्रति मीटर होता है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी के भौगोलिक, ठीक है, प्रश्न को सबसे पहले आप समझिए कि पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है। ठीक है, पृथ्वी के भौगोलिक बात को आप समझिए कि पृथ्वी की भौगोलिक और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? तो इसका जवाब है हमारा 18 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? 18 डिग्री। फ्यूज के तार का गलनांक होता है, जो हमारा फ्यूज का तार होता है, ठीक है, जैसे कि घरों में फ्यूज लगाया जाता है तो उसमें जो तार बांधा जाता है उसका गलनांक कितना होता है? उसका गलनांक जो होता है वह बहुत ही कम होता है। फ्यूज के तार का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ पे होता है? जो हमारी पराश्रव्य तरंगे होती हैं उसका उपयोग किसके लिए होता है? तो संकेत भेजने के लिए, संकेत भेजने के लिए। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है मुख्यतः संकेत भेजने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि तापक्रम बढ़ने से। ठीक है, देखिए प्रश्न को आप समझिए, यहाँ जो लगातार 3-4 प्रश्न दिए गए हैं वह एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है। अगर तापक्रम बढ़ाया जाए तो हवा का घनत्व क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रश्न है हमारा, तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया कि तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है? घट जाता है। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है। पहली चीज यहाँ पे आप बात को समझने का प्रयास करें कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, मतलब वो कम होता है कि अधिक होता है। ठीक है, यही हमारा प्रश्न है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से सदैव कम होता है और यही कारण है कि बर्फ पानी पर सदैव तैरता रहता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम एक बार फिर से आपको दोहरा के बता दें कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से सदैव कम होता है और इसी वजह से बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि बर्फ और ढलवा लोहा। ठीक है, बर्फ और ढलवे लोहे को गर्म करने पर इसके आयतन में क्या होगा? अगर बर्फ और ढलवा लोहा को गर्म करें तो इसके आयतन में क्या होगा? तो इसका आयतन घट जाएगा। ठीक है, हम प्रश्न को एक बार फिर से बता दें कि बर्फ और ढलवा लोहे को गर्म करने पर इसके आयतन घट जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः उसमें क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि गर्म करने पर ठोस पदार्थों के घनत्व में सामान्यतः क्या परिवर्तन होता है? तो उसका घनत्व घट जाता है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। गर्म करने पर ठोस पदार्थों का, देखिए पॉइंट को आप समझिए कि गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतः घट जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ और ढलवा लोहा। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि बर्फ और ढलवा लोहा, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है और इसके नीचे यहाँ पे फिर से दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों क्वेश्चन 2 तरह के क्वेश्चन है। प्रश्न को आप समझिए कि बर्फ और ढलवे लोहे के गर्म करने पर इसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, प्रश्न को हम एक बार फिर से आपको बता देंगे, बर्फ और ढलवे लोहे के गर्म करने पर इसके घनत्व में क्या परिवर्तन होगा? तो यह बढ़ जाता है। ठीक है,
यह बढ़ जाता है। अब यहाँ पे जितने भी प्रश्न एक दूसरे से मिलते जुलते हैं हम एक बार फिर से आपको क्लियर कर दें कि सबसे पहले बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है और यही कारण है कि बर्फ पानी के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बर्फ और ढलुए लोहे को गर्म करने पर इसके आयतन में, ठीक है, यहाँ पे बात आयतन की है और इस क्वेश्चन में क्या है, हम घनत्व की बात है, ठीक है। बर्फ और ढलुए लोहे को गर्म करने पर इसके आयतन घट जाता है और यहाँ पे जो हमारा ये जो प्रश्न है कि बर्फ और ढलुए लोहे को गर्म करने पर इसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। और ये जो हमारा बीच वाला जो क्वेश्चन है, गर्म करने पर ठोस पदार्थों का घनत्व सामान्यतया घट जाता है, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि बर्फ की गुप्त उष्मा होती है। जो बर्फ की गुप्त उष्मा होती है वह कितनी होती है, तो वह होती है 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी, ठीक है। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है, तो इसका जवाब है हमारा 80 किलो कैलोरी, ठीक है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं कि ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभवतः होता है कि नहीं होता है। जो हमारा प्रश्न है कि ध्वनि का प्रसारण, ठीक है, ध्वनि का प्रसारण निर्वात में होता है कि नहीं होता, ये हमारा प्रश्न है। तो आप एक चीज जान लीजिए कि जो ध्वनि का प्रसारण होता है निर्वात में कतई नहीं होता है, ठीक है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में किसी कीमत पे नहीं होगा, ध्वनि का प्रसारण निर्वात में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, प्रश्न को आप समझिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है कि नहीं सुनाई पड़ती है। इसका भी वही जवाब होगा कि जब वायुमंडल वहां पे है ही नहीं तो प्रतिध्वनि कहां से सुनाई देगी, ठीक है, फिर नहीं। ये हमारा इसका आंसर हो गया कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है कि बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है, उसका क्या वजह होता है। बर्फ पे चलने में कठिनाई होती है, किस वजह से बर्फ पे चलने में कठिनाई होती है, यही हमारा क्वेश्चन है कि उसका जवाब है हमारे घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण। घर्षण बल की अनुपस्थिति, ठीक है। बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है, कारण बताइए, ठीक है। बर्फ पर चलने में क्यों कठिनाई होती है, तो घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दो भीगे हुए कांच को हटाने में अत्यधिक बल लगाना पड़ता है, किस वजह से। अगर दो भीगे हुए कांच हैं, अगर उसको हम हटाने का प्रयास करें तो उस पर अत्यधिक बल लगता है, किस वजह से, तो इसका जवाब है हमारा पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव की वजह से दो भीगे हुए कांच को अगर हम एक दूसरे से हटाने का प्रयास करें तो उसमें अत्यधिक बल लगता है, तो उसका जो कारण है हमारा पृष्ठ तनाव, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है कि कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़ गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं। अगर कोई कांच की छड़ है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसके जो सिरे होते हैं, दोनों जो किनारा होता है, जो उसका सिरा होता है, वह सबसे पहले गोल हो जाता है। तो वह किस वजह से होता है, इसका भी जवाब हमारा होगा पृष्ठ तनाव की वजह से। इसका भी जवाब हमारा पृष्ठ तनाव होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन दोनों प्रश्नों को हम एक बार फिर से आपको दोहरा के बता दें कि दो भीगे हुए कांच को हटाने में अधिक बल लगता है पृष्ठ तनाव की वजह से, और कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरे गोल हो जाते हैं पृष्ठ तनाव की वजह से। अब इसके बाद इस पूरे वीडियो के सबसे अंतिम प्रश्न पे हम पहुंचते हैं कि आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में जो तारा टिमटिमाता है वह किस वजह से टिमटिमाता है। यह प्रश्न हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो आकाश में तारे टिमटिमाते हैं वह अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अपवर्तन के कारण, तो ठीक है, आकाश में तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण। तो इस छोटे से वीडियो के सेशन में हमने लगभग 25 प्रश्न आपको बताए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट आपको किसी भी तरह से कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके हमसे एक बार जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको अच्छी तरह से उसको समझा सकें। वीडियो आपको किस तरह से लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।